विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ विकास का ये तीसरा वीडियो। विकास के 2 वीडियोस में हमने जाना था इसकी अर्थ परिभाषा के बारे में, संकुचित अर्थ, व्यापकतम अर्थ के बारे में हमने जाना था। और विद्यार्थियों, हमने विकास के दूसरे वीडियो में हमने जाना था कि विकास के अंतर्गत हमने कौन कौन सी किस प्रकार की परियोजनाओं को अपनाया, और विकास की आलोचनाओं के अंतर्गत हमने जाना था कि विकास के कीमत जो है किस प्रकार से समाज को चुकानी पड़ी थी। विद्यार्थियों, विकास की आज हम पढ़ेंगे विकास की वह कीमत जो पर्यावरण को चुकानी पड़ी। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि विकास की वजह से विभिन्न देशों में पर्यावरण को बहुत नुकसान जो है पहुंचा था, और इससे विस्थापित लोग ही नहीं बल्कि पूरी आबादी जो है इस पर्यावरण की त्रासदी को महसूस भी करने लगी थी कि किस प्रकार से पर्यावरण जो है संकट के घेरे में आ चुका था। और कोविड-19 के इस दौर में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ऑक्सीजन का जो त्राहिमाम चल रहा है, ऑक्सीजन जो किसी को प्राप्त नहीं हो पा रही है, किस प्रकार से सिलेंडरों की कमी हो रही है, इन सभी को देखते हुए हमने पर्यावरण की तरफ सुध लेना शुरू किया। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों, हम दक्षिण पूर्व एशिया के तटों पर सुनामी नहर के ने जो कहर ढाया है उसको हम देख सकते हैं, और तटीय वनों के नष्ट होने और समुद्र तट के निकट वाणिज्यिक उद्यमों के स्थापित होने के कारण जो नुकसान हुआ उन सबको हम देख सकते हैं। हमने भूमंडल के ताप जो बढ़ता हुआ ताप है उसको हम देख सकते हैं। वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से आर्कटिक और अंटार्कटिक ध्रुवों पर बर्फ के पिघलने की बात है, उसको हम देख सकते हैं। इसके साथ ही हम बांग्लादेश और मालदीव जैसे जो निम्न भूमि वाले इलाके हैं उनके डूबने, वो किस प्रकार से डूबने में सक्षम है इन चीजों के अंतर्गत, बाढ़ के कारण, इनको भी हम देख सकते हैं। ये खतरे हम महसूस कर सकते हैं विद्यार्थियों। और आने वाले दौर में जो पारिस्थितिकी संकट है, पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी हमारी जो है, जो हमारा पर्यावरण है, आसपास का वातावरण है, वो सब पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। ये सभी चीजें जो है बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। वायु प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जो अमीर और गरीब में फर्क नहीं करती। वायु प्रदूषण हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, लेकिन वायु हमारे लिए कभी भी जो है अमीर और गरीब में किसी प्रकार की असमानता नहीं रखती, कभी किसी प्रकार का फर्क नहीं रखती है। लेकिन संसाधनों के अविवेकशील उपयोग, अविवेकशील मतलब कि हमने जो प्राकृतिक संसाधनों का जो उपयोग करना है वो हम विवेक के आधार पर नहीं करते, हम उसको अविवेकशील रूप से, मतलब बिना आबड़ ताबड़ में हम उसका पेड़ों को काटना, भरना और कचरा फैलाना, इधर से उधर गंदगियां करना, ये सब चीजें हम जो है हमेशा करते रहते हैं। वंचितों पर इसका मतलब इसका जो प्रभाव है वो अमीरों पर ना पड़ करके वंचितों पर पड़ता है, संपन्न लोगों पर ना पड़ के वंचितों पर पड़ता है। इसका तीखा प्रभाव पड़ता है उन पर। जलावन की बात हम देख सकते हैं। जड़ी बूटी और आहार आदि के रूप में जंगलों के संसाधनों का अपने गुजारे के लिए विविध प्रयोग से उपयोग करने वाले जो गरीब और जंगल हैं वो किस प्रकार से नष्ट हो रहे हैं और उन पर बुरा असर पड़ रहा है। मतलब जो वंचित वर्ग है वो इन जंगलों की जड़ी बूटियों को अपना आधार बनाकर, अपना आहार बनाकर किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करता है, वो सभी चीजें जो हैं इन पर बुरा प्रभाव जो है इन पर होता है। इन चीजों का पूरा जंगल नष्ट कर देते हैं ये विकास के नाम पर। इसी प्रकार से नदियां हैं, तालाब हैं, इनके सूखना, भूमिगत जल स्तर का नीचे गिरना, और औरतों को पानी लेने के लिए बहुत अधिक दूर तक जाना पड़ता है, पैदल पैदल जाना पड़ता है, और चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, किसी भी हालत में जो है उनको इतनी दूर तक जाकर के जल की पूर्ति करनी होती है, जल लेकर के आना होता है। हम विकास की जिस मॉडल का हम अनुसरण कर रहे हैं विद्यार्थियों, वह ऊर्जा के उत्तरोत्तर बढ़ते उपयोग पर पूरी तरह पर निर्भर है। मतलब ऊर्जा के उत्तरोत्तर बढ़ते मतलब जिस आर्थिक विकास को हम अपना रहे हैं और जिस विकास के मॉडल को हमने अपनाया है, ये मॉडल जो है ये इसको क्या चाहिए, इसको ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ऊर्जा मिलती है उन प्राकृतिक संसाधनों से, जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया, और जैसे ये क्या बोलते हैं इसको, कोयला हो गया, तेल हो गया, और इसके अलावा जो प्राकृतिक संसाधन जो भूमिगत है ना, उनसे हमें ऊर्जा चाहिए होती है। लेकिन ये जो हम इन चीजों को हम जब
अविवेकी तरीके से जब इसका प्रयोग करते हैं और इनके भंडारे हम जब कर लेते हैं, इनका भंडारण या दोहन इतना जितना हम अत्यधिक कर लेते हैं, तो इनको पुनः प्राप्त करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं, ये हमें युगों ये कब बनते हैं प्राकृतिक संसाधनों के रूप में, कब होते हैं, आते हैं, तैयार होते हैं, इनको युगों लग जाते हैं, है ना, युग लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं, बहुत वर्ष लग जाते हैं, तब जाके ये एक अपना रूप प्राप्त कर पाते हैं, जिसमें कोयला आता है, पेट्रोल आता है, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, उपभोक्ताओं की बड़ी जरूरतों को पूरा करने में अमेजन के बरसाती जंगलों का विशाल भूभाग उजड़ता जा रहा है। मतलब उपभोक्ताओं की बड़ी जरूरतें, मतलब आप देख सकते हैं अमेजन कंपनी, है ना, किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट करती है, किस प्रकार से वह उपभोक्ताओं की या जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो जंगलों को क्या कर रही है, खत्म कर रही है, उसके भूभाग को उजाड़ रही है, खत्म कर रही है, समाप्त कर रही है, क्योंकि उससे प्रोडक्ट बन रहे हैं उन चीजों से। ये अनवीनीकृत संसाधन इतनी मात्रा में है कि विकसित देशों के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग समृद्ध जीवन पद्धति अपना सके। मतलब इतने ये जो संसाधन हम जो यूज कर रहे हैं, इनकी हमें भले ही आवश्यकता हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये बनते जा रहे हैं, और जो इनका यूज नहीं होता है तो वो रिसाइकिल में चले जाते हैं, है ना, वापस उसको उनका दोहन हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। तो इनको इतना जरूरत ही क्या है इतना ज्यादा बनाने की? विकसित देशों, ये सब चीजों की जो आवश्यकता है विकसित देशों को ही नहीं बल्कि दुनिया के पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग हैं अपने जीवन को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए इसको अपना रहे हैं कि हम ये भी ले लें, ये भी ले लें। हर चीज की चीजें, हर चीज को, हर वस्तु का जो है संग्रहण करने में लगे हुए हैं। आवश्यकता है या नहीं है, लेकिन हमें संग्रहण करना है। इन संसाधनों की परिमित प्रकृति को देखते हुए उत्तर नकारात्मक ही होगा। मतलब संसाधनों की जो परिमित प्रकृति है कि जिस प्रकार से ये वापस से ये ऊर्जा के स्रोत है वो, या ये प्रकृति है वो किस प्रकार से वापस से बन सकती है, इसकी कोई भी किसी प्रकार की इसके लिए चिंतनीय नहीं है। इसलिए ये सभी चीजें हमारे लिए किस प्रकार से दिखाई दे रही है, नकारात्मक रूप से दिखाई दे रही है। आगामी पीढ़ियों का क्या होगा, ये इसका हम अंदाजा नहीं लगा रहे हैं। क्या उन्हें हम एक संसाधन रहित पृथ्वी और ढेर सारी समस्याएं सौंपने जा रहे हैं? वास्तव में, क्योंकि हम जब प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति, पारिस्थितिकी के प्रति हम जब सचेत नहीं है, तो निश्चित रूप से हम इन संसाधनों को खत्म कर देंगे, खा जाएंगे और पूरी पृथ्वी को खाली कर देंगे और ढेर सारी समस्याएं जो हमारे सामने उपस्थित हो जाएंगी। तो ये जो दो आलोचनाएं जो है विकास के जो आलोचक हैं वो दो आधारों पर करते हैं कि समाज ने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है और पर्यावरण ने भी इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। लेकिन ऐसा नहीं है विद्यार्थियों कि हमने सिर्फ इसका नकारात्मक ही प्रभाव देखा है, इसका हमने सकारात्मक प्रभाव भी देखा है। इसको हम विकास के मूल्यांकन में समझने का प्रयास करते हैं कि कुछ देशों ने अपनी आर्थिक उन्नति की दर को बढ़ाने के लिए, यहाँ तक कि गरीबी घटाने में भी कुछ सफलता हासिल करी है। कुछ देशों की ही हम बात करेंगे जिसमें अपने आर्थिक उन्नति के साथ, प्रौद्योगिकी की उन्नति के साथ साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पूंजीपति और जो श्रमिक वर्ग है उनकी असमानता को खत्म करने का भी और गरीबी को खत्म करने का भी कार्य किया। लेकिन कुल मिलाकर असमानताओं में गंभीर कमी नहीं आई है। मतलब अगर हम निष्कर्ष के रूप में देखें कि वास्तव में असमानताएं खत्म हो गई हैं, ऐसा नहीं है। विकासशील जगत में गरीबी लगातार एक समस्या निरंतर बनी हुई है ना, उसका खात्मा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हमने पहले भी देखा और यह भी मान लिया था कि उन्नति के फायदे नीचे की और रिस का समाज के सर्वाधिक निर्धन एवं वंचित तबकों तक पहुंचेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बात करी थी कि हम जिस प्रकार से बहुउद्देशीय योजनाएं बना रहे हैं और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हम निरंतर आर्थिक वृद्धि कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, और वो विकास का जो लाभ है वो धीरे धीरे नीचे के तबके के लोगों को, यानी गरीब तक वह पहुंच जाएगा और असमानता की जो खाई है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि विगत वर्षों में दुनिया में अमीर और गरीब के बीच की दूरी जो है घटी नहीं, वो बढ़ती ही चली गई, और ये कैन सारो विवा है, इसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि किसी देश में उन्नति की दर ऊंची हो सकती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसका लाभ सबको समान रूप से मिला ही हो, है ना। उन्नति की दर बड़ी ऊंची तो हुई है, लेकिन सभी गरीब तबके तक यह पूरी तरह से पहुंच पाया है, ऐसा नहीं है। जब तक आर्थिक उन्नति और पुनर्वितरण साथ साथ नहीं चलते, तब तक पहले से ही समृद्ध लोगों द्वारा लाभ पर कब्जा
जमाने की गुंजाइश अधिक रहेगी। जब कहने का मतलब ये है कि आर्थिक उन्नति जो है जब निम्न तबके तक नहीं पहुंचेगी, गरीब तबके तक नहीं पहुंचेगी, तो क्या होगा, समृद्ध लोग जो हैं उसको उस पर कब्जा कर लेंगे और अपने तक ही उसको सीमित रखेंगे। इस बात को अब उत्तरोत्तर अधिक स्वीकृति मिल रही है कि विकास की व्यापक अवधारणा को अपनाने की आवश्यकता है। अब क्या बात चल रही है कि हमें अब विकास की और व्यापक अवधारणा को अपनाया जाना ज्यादा जरूरी है। आर्थिक उन्नति पर अत्यधिक ध्यान होने से अनेक प्रकार की समस्याएं नहीं बढ़ी हैं, बल्कि आर्थिक उन्नति भी हमें संतोषजनक नहीं रही है। इसलिए विकास का जो व्यापक अर्थ है ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा गया जो सभी लोगों के जीवन स्तर की गुणवत्ता में वृद्धि करे। मतलब विकास की जो प्रक्रिया है उसको आर्थिक उन्नति तक ही सीमित ना करके वो लोगों की यानी जनता के जीवन स्तर के में गुणात्मक परिवर्तन करना चाहिए। गुणात्मक वृद्धि अगर होगी तब जाके हम मानेंगे कि हाँ विकास हुआ है। यदि विकास की ऐसी प्रक्रिया को समझा जाए जिसका लक्ष्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि है, तो ये तर्क दिया जाएगा कि विकास को केवल आर्थिक उन्नति के सूचकांक की दर के जरिए मापना अपर्याप्त और कई बार भ्रामक भी हो सकता है। मतलब क्या बताया गया है इसमें, ये बताया गया कि विकास की जो प्रक्रिया है यदि हमने निश्चित कर लिया कि जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होना ही हमारा लक्ष्य है क्या विकास का, तो स्थिति क्या हो जाएगी कि आर्थिक उन्नति ही हमारी सूचकांक का दर नहीं रहेगा। मतलब आर्थिक उन्नति के आधार पर ही हम नहीं मापेंगे कि विकास हो गया। विकास हम किस आधार पर मानेंगे, आर्थिक उन्नति तो है ही, प्लस क्या होना चाहिए, जीवन स्तर में भी गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए, उसमें वृद्धि होनी चाहिए। इसी तरह का एक प्रयास जो है मानव विकास प्रतिवेदन है जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने शुरू किया और ये वार्षिक तौर पर ये प्रकाशित किया जाता है। यूएनडीपी के द्वारा यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा एक मानव विकास प्रतिवेदन हर वर्ष पेश किया जाता है। और इस प्रतिवेदन में क्या स्थिति है, इसमें साक्षरता दर, शैक्षिक स्तर, आयु संभावित स्तर और मातृ मृत्यु दर ऐसे सामाजिक संकेतों को आधार बनाया गया है जिससे कि पता लगे कि वर्ष में हमने कितना विकास किया है। ठीक है, और इस उपाय को मानव विकास सूचकांक भी कहा जाता है। अब आपसे पूछ रहे मानव विकास सूचकांक क्या है, तो आप बता सकते हैं मानव विकास सूचकांक का अभिप्राय है एक यूएनडीपी के द्वारा चलाया गया एक मानव विकास प्रतिवेदन जिसके अंतर्गत साक्षरता दर, शैक्षिक स्तर, आयु संभाविता, मातृ मृत्यु दर और विभिन्न सामाजिक संकेतों के आधार पर जो निर्धारित किया जाता है मापन जो निर्धारित किया जाता है वो कहलाता है मानव विकास सूचकांक कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है बच्चों, इस अवधारणा के अनुसार विकास की ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जो अधिकाधिक लोगों को उनके जीवन में अर्थपूर्ण तरीके से विकल्पों को चुनने की अनुमति दे। ठीक है, मतलब विकल्प चुनने की भी उनको आजादी मिलनी चाहिए। इसकी पहली शर्त क्या है, आहार, हमारा भोजन जो है पूरा पोषक होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था गुणात्मक होनी चाहिए, स्वास्थ्य हमारा उत्तम होना चाहिए, आश्रय हमें जो रहने की जो व्यवस्था है वो भी होनी चाहिए। ये हमारी बुनियादी जरूरतें हैं जिन्हें पूरा होना आवश्यक है, तभी विकास कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। इसी बुनियादी आवश्यकता पर आधारित दृष्टिकोण कहा जाता है और यही विकास की दर है। रोटी, कपड़ा, मकान, गरीबी हटाओ, बिजली, सड़क, पानी जैसे लोकप्रिय नारे हमने बहुत सुने हैं, है ना, इनका सबका संप्रेषण होता है, संचार होता है, लेकिन बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के बगैर किसी व्यक्ति के लिए गरिमामय जीवन गुजारना और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना ये असंभव है। इनके बिना विकास संभव नहीं है। अभाव अथवा वंचनाओं से मुक्ति ही किसी व्यक्ति की पसंदगी और इच्छाओं की पूर्ति की कुंजी है। मतलब अभाव अथवा वंचनाओं से मुक्ति, मतलब हमें किसी चीज का अभाव नहीं हो। कौन सी चीजें हो गई, जो हमारी बुनियादी आवश्यकता है, इनका अभाव नहीं होना चाहिए, वंचना नहीं होनी चाहिए, इनसे हम वंचित नहीं होने चाहिए, है ना, ये सब मुक्त हो जाएगा, इनसे हम छुटकारा पालेंगे, तभी जाकर के हम अपनी इच्छाओं की पसंदगी की कुंजी बना सकते हैं, हमारी इच्छाएं रख सकते हैं, हमारी पसंद रख सकते हैं, जब हम इस स्तर को पूरा कर लेते हैं। इस विचार से यदि लोग भोजन या आश्रय के अभाव में भूख या ठंड से मर रहे हैं और बच्चे विद्यालय जाने के बजाय काम कर रहे हैं, तो यह देश के अविकसित होने का ही सूचक है, ये विकास का सूचक बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार से हमने क्या समझा, विकास तो हो रहा है, आर्थिक वृद्धि दर हुई है, बहुत कुछ हमने असमानता को भी खत्म करने का प्रयास किया है और हुआ भी है, लेकिन उतनी दर से नहीं हुआ जितनी दर से होना चाहिए था।
इसलिए इन सब की ये सभी जो समस्याएं हैं, ये जो चुनौतियां हैं, ये किसने भुगती? आम जनता ने भुगती। ठीक है, उसी आम जनता में एक बात आती है केन सारो-विवा की। केन सारो-विवा कौन है? इनके बारे में हम जानते हैं, नाइजीरिया के हैं ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप कल्पना कर लो एक बार कि आपके घर के पिछवाड़े में एक छुपा हुआ खजाना मिला है। ठीक है, और आपको कैसा लगेगा अगर सारे खजाने को सत्ताधारी जो लोग हैं, गवर्नमेंट जो है, वो विकास के नाम पर थोड़ा थोड़ा करके ले जाए, और इस विकास का आपके जीवन, है ना, इस विकास का आपके जीवन स्तर और आवास स्थल की उसकी सुविधाओं पर फायदेमंद असर बिल्कुल नहीं पड़े। मतलब क्या हुआ? वो खजाने को भी ले गई, है ना, कि भी विकास होगा, और आपका विकास हुआ भी नहीं। समझ में ही बात? आपका विकास नहीं हुआ, आप वहीं के वहीं पड़े रहे, और ऊपर से क्या हुआ? आपके घर की जो है खुदाई कर दी, तोड़ फोड़ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आनन फानन में सब कुछ हो गया, बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आप क्या हो गए? अव्यवस्थित भी हो गए। जो दिनचर्या आपकी चल रही थी उसमें भी व्यवधान हो गया, आपके जीवन स्तर में भी कोई उत्तरोत्तर वृद्धि नहीं हुई, है ना। तो हुआ क्या? लोगों के प्रति घोर अन्याय ही नहीं है ये, जिनके घर में खजाना पाया गया, ये बहुत बड़ा उनके ऊपर अभिशाप जैसा हो गया कि हमारे घर क्यों खजाना पाया गया, क्यों हम जो जिंदगी, जो हम जीवन स्तर जो हमारा चल रहा था, जो हमारा जीवन प्रक्रिया चल रही थी, उसमें ये कैसे व्यवधान आ गया। तो इसी के सिलसिले में आप देखिए 1950 में नाइजीरिया के ओगोनी प्रांत में तेल पाया गया, जिसका परिणाम क्या हुआ? जिसका परिणाम कच्चे तेल की खोज में हुआ। मतलब उन नाइजीरिया के जो ओगोनी प्रांत है, वहां पे तेल के भंडार मिले, और वो तेल के भंडार कैसे थे? वो रॉ ऑयल था, है ना, कच्चा तेल था। जल्दी ही आर्थिक वृद्धि और बड़े व्यापार के दावेदारों ने क्या किया? ओगोनी के चारों तरफ जो है राजनीतिक षड्यंत्र शुरू कर दिया, पर्यावरणीय समस्याएं और भ्रष्टाचार का घना जाल बुन दिया। किस प्रकार से? मतलब ये जो तेल कंपनियां हैं वहां आ गई चारों तरफ, और पॉलिटिकल ही इतने सारे षड्यंत्र वहां पे रच दिए गए, पर्यावरणीय समस्याओं में से उनको ग्रस्त कर दिया, और भ्रष्टाचार का जाल बुन दिया वहां पे। मतलब बहुत सारी समस्याएं जो है वहां पे उन्होंने क्रिएट कर दी। इससे हुआ क्या? उसी क्षेत्र के विकास को रोक दिया गया जहां तेल मिला था, वहां विकास रुक गया, अवरुद्ध हो गया वहां का। फिर केन सारो-विवा जन्म से एक ओगोन वासी तो थे ही, 1980 के दशक में एक लेखक भी थे, और पत्रकार थे, और टेलीविजन निर्माता के रूप में भी वो जाने जाते थे। ठीक है, अपने काम के दौरान उन्होंने क्या देखा कि तेल और गैस उद्योग ने गरीब ओगोनी किसानों के पैरों के नीचे दबे खजाने को लूट तो लिया, और बदले में उनकी जमीन को प्रदूषित और स्वयं किसानों को बेघर कर दिया। मतलब जो तेल था वो तेल भी ले गए निकाल के, किसके नाम पे? विकास के नाम पे। ठीक है, और दूसरी बात क्या हुई? उसकी जमीन को प्रदूषित भी कर दिया और किसानों को बेघर कर दिया। मतलब जो किसान वहां रह रहे थे उनको भी वहां से बाहर निकाल फेंका। सारो-विवा ने अपने चारों ओर होने वाले इस शोषण पर प्रतिक्रिया दर्ज करी। क्यों प्रतिक्रिया दर्ज करी? क्योंकि एक वे लेखक पत्रकार थे, है ना, और टेलीविजन निर्माता भी थे। ठीक है, तो वो अपनी बात को दूर दूर तक पहुंचा सकते थे। इसी संदर्भ में क्या हुआ? सारो-विवा ने 1990 में खुले जमीनी और समुदाय पर टिके हुए राजनीतिक आंदोलन द्वारा अहिंसक संघर्ष छेड़ दिया। ठीक है, अहिंसक संघर्ष का नेतृत्व किया। सभी ओगोन वासी उसके साथ मिल गए, और सारो-विवा के साथ मिलना ही था क्योंकि उनके लिए वो लड़ाई कर रहे थे। तो एक खुले रूप में जमीनी और समुदाय पर टिके हुए राजनीतिक आंदोलन द्वारा अहिंसक संघर्ष का नेतृत्व उन्होंने किया। किसने? सारो-विवा ने। कब किया? 1990 में। ठीक है, आंदोलन का नाम क्या था? मूवमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ओगोनी पीपल, ओगोनी लोगों के अस्तित्व के लिए एक आंदोलन। इस नाम से ये आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन इतना असरदार हुआ बच्चों कि तेल कंपनियों को 1993 में भागना पड़ा वहां से, वापस भागना पड़ा वहां से। लेकिन सारो-विवा को इसकी कीमत चुकानी पड़ी, है ना। क्या चीज कीमत चुकानी पड़ी? नाइजीरिया के सैनिक शासकों ने उसे एक हत्या के मामले में फंसा दिया। समझ रही बात? एक हत्या के मामले में फंसा दिया क्योंकि उसी ने अड़चन पैदा करी थी उनके लिए, इसलिए उसे षड्यंत्र में फंसा दिया। सैनिक न्यायाधिकरण ने उसे फांसी की सजा भी सुना दी। सैन्य न्यायालय जो है, न्यायाधिकरण मतलब जो न्यायालय जो है, सैनिक कोर्ट जो है, उसने उसको फांसी की सजा सुना दी। सारो-विवा ने क्या कहना था कि सैनिक ऐसा क्यों कर रहा है? एक शेल नामक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उसके कहने पे कर रहा है ये, जिसे ओगोनी से भागना पड़ा था।
ओगोनी जो है, जहाँ पे तेल के कच्चे तेल के प्रचुर भंडार वहां पे थे, वहां पे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी शेल जो है वो आकर के वहां से तेल जो है निकाल रही थी। और सारोविवा के ने जो आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन के कारण इस शेल कंपनी को वहां से भागना पड़ा था। इसी कारण से शेल कंपनी ने उन्हें फंसा दिया, कहा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी उसकी। फिर हुआ क्या, दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों ने इस मुकदमे का विरोध भी किया। सारोविवा को छोड़े जाने का आह्वान भी किया। मतलब जो मानवाधिकार संगठन है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो थी, उन्होंने इस मुकदमे का विरोध भी किया। कहाँ चल रहा था ये मुकदमा? सैनिक न्यायालय में चल रहा था। ठीक है, सारोविवा को छोड़ने की भी गुहार की, लेकिन नहीं छोड़ा गया उसे। विश्वव्यापी विरोध की अवहेलना करते हुए नाइजीरिया के शासकों ने 1995 में सारोविवा को फांसी पर चढ़ा दिया। अब देखिए उन्होंने किस प्रकार से सारोविवा ने इस संघर्ष का, इस पर्यावरण प्रदूषण जो हो रहा था या विकास के नाम पर किस प्रकार से जो है उसने इस चीज को भुगता, आप देख सकते हैं। तो विकास के नाम पर समाज के लोगों ने और पर्यावरण ने तो कीमत चुकाई है, और वहां की सारी पारिस्थितिकी जो है, वहां की जो इकोलॉजी है, वो भी सब समाप्त कर दी। अब देखते हैं विद्यार्थियों, पर्यावरणवाद क्या है। पर्यावरणवाद को हम समझते हैं। हमने अक्सर प्रदूषण के बारे में सुना, अवशिष्ट प्रबंधन के बारे में भी सुना है, ठीक है, टिकाऊ विकास के बारे में सुना है, दुर्लभ प्राणियों का संरक्षण और भूमंडलीय ताप के बारे में भी सुना है। प्रदूषण, ठीक है, जो वातावरण जो हमारा प्रदूषित हो रहा है। अवशिष्ट, जो बेकार की चीजें हैं उनका प्रबंधन करना, उनको वापस से रीयूज करना। टिकाऊ विकास, ऐसा विकास जो हमेशा विद्यमान रहे। दुर्लभ प्राणियों का संरक्षण, जो बहुत दुर्लभ प्राणी है, मतलब पशु पक्षी जो हैं वो नहीं दिखाई देते, बहुत युगों तक भी हमें नहीं दिखाते, जिसका जो खत्म हो चुके हैं इन जंगलों के खत्म होने से, समाप्त होने से, वो जो नहीं दिखाई देते, उनके संरक्षण की भी बात की गई है। भूमंडलीय तापमान जो बढ़ रहा है, ओजोन परत में छेद हो रहा है, और ग्रीन हाउस गैसेस जो बढ़ रही हैं, ये शब्द हमने अक्सर सुने हैं, जुमले के रूप में हमें हर किसी दूसरे से हमें सुनने को मिलते हैं। लेकिन कोई क्या वास्तव में पर्यावरण के प्रति अवेयर है? हम इस कोविड-19 के दौर में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग जो हैं ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, मिल नहीं रही है ऑक्सीजन, है ना। और ये सब क्या है? ये हमारे ही द्वारा किया गया ये विनाश है। ये पर्यावरण आंदोलन के पसंदीदा शब्द बने गए हैं, जो प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने में कारगर होते हैं। हम अपनी परिस्थिति को बचाने के लिए इन शब्दों का हर बार प्रयोग करते हैं। क्या बचा पाए? हम नहीं बचा पाए। अगर बचा पाते तो शायद ऐसी नौबत जो वर्तमान में हमारे सामने आ रही है नहीं आती। पर्यावरणविदों का क्या कहना है कि मानव को पारिस्थितिकी के सुर से सुर मिलाते हुए जीना सीखना चाहिए। मतलब हमें पर्यावरण के साथ मिलकर के रहना सीखना चाहिए, उससे अलग होकर के नहीं सीखना चाहिए। पर्यावरण में अपने तात्कालिक हितों के लिए छेड़छाड़ करना बंद कर देना। तात्कालिक, जो हमें जरूरत की, हमें आज जरूरत है, हमें तुरंत चाहिए, हमें आज इस पेड़ की आवश्यकता, काट दो, खत्म कर दो, गंदगी फैला दो, ये कर दो, वो। हमें थोड़ा धैर्य रख करके हमें वास्तव में उसकी आवश्यकता है या नहीं है, हमें विचार मंथन करना चाहिए। उसके बाद कहीं हमें जाकर के वो कार्य करने का मतलब हमें करने के लिए झिझकना चाहिए कि हम कर पाए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और करना चाहिए तो उसके लिए हमें पहले से ही ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि हमें उन चीजों, जो चीज हमें आवश्यकता पड़ रही है, जंगलों को काटना पड़ रहा है, तो हमें उसे बसाने का भी प्रयास करना चाहिए। जंगल जो है 1 या 2 दिन में नहीं तैयार हो जाते हैं, उनके लिए भी वर्ष लगते हैं, युग लग जाते हैं। जिस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों को बनने में युग लग जाते हैं, उसी प्रकार से इनको बनने में भी युग लग जाते हैं। क्लियर? उनका मानना है कि पृथ्वी का इस सीमा तक उपभोग रहा है और प्राकृतिक साधनों को इस तरह नष्ट किया जा रहा है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए केवल उजाड़ धरती और जहरीली नदियां और प्रदूषित हवाई छोड़कर जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के साथ हम यही कर रहे हैं, जनरेशन जो आने वाली है उनके साथ हम यही कर रहे हैं, है ना। धरती को उजाड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, नदियों को जहरीला बना रहे हैं, हवा को प्रदूषित कर रहे हैं, दिन रात मोटरों की घूं 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 लगी रहती है, सब प्रदूषित हो रहा है। कोविड-19 में आप देखो किस प्रकार से कहीं भी पॉल्यूशन की खबर ही नहीं आती है। सब जगह ऐसा लग रहा है कि हाँ भी चंद्रमा भी साफ दिखाई दे रहा है, सूर्य पे के आसपास भी कुछ ऐसा लग रहा है कि ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, कई तरह की बातें आ रही हैं पेपर में।
न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में सब दिख रहा है। ये सब क्या है कि ये एक तरह से हम घर में रह रहे हैं, लेकिन इसी तरह से, इसी कारण से कि पर्यावरण प्रदूषण ही नहीं हो रहा है। जो गंदी धुआं है मोटरसाइकिलों की, गाड़ियों की, ट्रकों की, वाहनों की, ये सब प्रदूषण ही नहीं फैल रहा है। ठीक है। पर्यावरणवाद की जड़ें औद्योगिकरण के खिलाफ 19वीं सदी में विकसित हुए विद्रोह में देखी जा सकती है। पर्यावरणवाद की जो जड़ें हैं औद्योगिकरण के खिलाफ 19वीं सदी में जो विकसित हुआ हमारा जो विद्रोह है में देखी जा सकती है, विकास में देखी जा सकती है। 19वीं सदी में जो हमारा विकास हो रहा है उसमें देखी जा सकती है कि किस प्रकार से हम इसका विद्रोह कर रहे हैं। किसका? औद्योगिकरण का। आजकल पर्यावरण आंदोलन एक विश्वव्यापी मामला ही बन चुका है। अब जो बच्चों क्या है कि अब पहले तो क्या होता था कि जहां मर्जी है फैक्ट्री खोली, जहां मर्जी है। अब ये फैक्ट्रियों के लिए भी ऐसा स्थान बना दिया गया है कि वो सब जो जहां रिहायशी है, मतलब जहां लोग रह रहे हैं, जहां जिनके आवास है, रहने की व्यवस्था है, उनसे कोसों दूर जाकर के ये सब चीजें जो है स्थापित होंगी, फैक्ट्रियां वगैरह सब चीजें। पहले तो मन में है जहां फैक्ट्रियां बना दी जाती थी, लेकिन अब उनको स्थानांतरित कर दिया, दूर जगह भेज दिया। ऐसे दिल्ली में भी हमने उदाहरण देखे, जयपुर में भी देखे हमने, बहुत जगह हम ऐसे उदाहरण बता सकते हैं इसमें फैक्ट्रियों को, कंपनियों को दूर दूर जगह पर भेज दिया, जहां से जहरीली धुआं निकलती है, जहरीला रसायन निकलता है जो पानी को खराब करता है। ये सब चीजें जो है विस्थापित कर दी गई, स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है। तो आजकल हम पर्यावरण आंदोलन एक विश्वव्यापी मामला बन चुका है और इसके गवाह है दुनिया भर में फैले हजारों गैर सरकारी संगठन जो ग्रीन पार्टियां हैं, है ना, जो ग्रीन हाउस गैसेस के लिए हमेशा रहती है कि हाँ भाई इसका विरोध करना है हमें, कि हमें पर्यावरण को दूषित होने से बचाना है। ऐसे संगठन बहुत सारे हो गए हैं और कुछ जाने माने पर्यावरण संगठनों में ग्रीन पीस और वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड शामिल होने लगा है। और भारत में भी हिमालय के वन क्षेत्र को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का भी जन्म हुआ था, जहाँ पे महिलाएं जो हैं पेड़ों से चिपक गई थी। वहां के लोग जो है उन पेड़ों से अपने औजार बनाते थे, लेकिन वहां पे सरकार ने एक ऐसी निजी कंपनी को वो वन जो है सौंप दिया कि भाई आप इसका वनों की कटाई कर सकते हैं। तो वो जो लेडीज थी वो उनके साथ में पेड़ों के साथ चिपक गई थी और इस आधार पर जो है हिमालय के वन क्षेत्रों पर उन्होंने चिपको आंदोलन के द्वारा उनको वनों की कटाई को रोकने का प्रयास किया। ऐसे समूह पर्यावरण उद्देश्यों की रोशनी में सरकार की औद्योगिक एवं विकास की नीतियों को बदलने के लिए दबाव डालने का प्रयास करते हैं। जो ऐसे आंदोलन जो होते हैं पर्यावरण को की रक्षा के लिए, वो क्या करते हैं, वो सरकार इस प्रकार की जो नीतियां बनाती है उन पर रोक लगाने का प्रयास करते हैं, उन पर रोक लगाने का प्रयास करते हैं। तो विद्यार्थियों हमने क्या देखा, हमने देखा कि पर्यावरण हमने ये देखा कि विकास ने पर्यावरण को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया, विकास ने किस प्रकार से समाज को नुकसान पहुंचाया, हमने ये देखा कि किस प्रकार से प्रकृति का दोहन हुआ, है ना। ये सब चीजें हमने देखी और अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि विकास की वैकल्पिक अवधारणा क्या है, कि अब हमें कौन सी अवधारणा जो है विकास के लिए अपनानी चाहिए जो हमारे पूरे विश्व के लिए यह निर्देशित कर सके कि हाँ ये है विकास, जिसमें हम जीवन की गुणवत्ता की भी बात कर सकें, बुनियादी आवश्यकताओं की भी बात कर सके कि आज असमानता जो है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो इसके साथ ही विद्यार्थियों हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।